हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने ट्राई लैंग्वेज सिस्टम को देखा था। भाषा का त्रिभाषा सूत्र क्या है और बहुभाषावाद क्या है, हमने ये दो टॉपिक पर पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग होम लैंग्वेज वर्सेज स्कूल लैंग्वेज देखेंगे, यानी घर की भाषा और स्कूली भाषा में क्या भेद है, ये दोनों क्या होती है और इन दोनों का बच्चों के, विद्यार्थियों के शिक्षण पर क्या असर होता है। एक शिक्षक के रूप में हमें होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में बैलेंस कैसे करना चाहिए, दोनों भाषाओं में हमें एक सामंजस्य कैसे बैठाना चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है बेटा, होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है। होम लैंग्वेज का मतलब क्या? होम लैंग्वेज का मतलब होता है वो भाषा जो हम घर पे बोलते हैं। तो घर पे हम कौन सी भाषा बोलते हैं? घर पे हम क्या बोलते हैं? घर पे हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारे कल्चर सेंटर्ड होती है। हमारी जो संस्कृति है, हम हमारा जो कल्चर है उसका उस पर प्रभाव होता है। जो हमारा स्थान, जो हमारा हमारी जो सोसाइटी है, जो सोशल उसका अप्रोच है, उसका वो असर होता है। जैसे अगर हम राजस्थान में रहने वाले हैं या कोटा में रहने वाले हैं तो हमारी भाषा पे हाड़ौती भाषा का असर दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर हम हिंदी भी बोलेंगे तो उसमें हाड़ौती का टोन आ जाएगा, उसके शब्द आ जाएंगे, उसकी बातें आ जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति घर की भाषा बोलता है तो घर की भाषा में या तो अपनी डायलेक्ट बोलता है, उन बोलियों को बोलता है जो उसके समाज में स्वीकृत है, या जो उसके पेरेंट्स से उसको मिला हुआ है, या जो उसको सोसाइटी से मिला हुआ है, वो लैंग्वेज जो उसे कल्चर से उसको मिला हुआ है, वो लैंग्वेज जो उसके रिलीजन से मिला हुआ है, फिर उन भाषाओं को वो बोलता है, जिसे हम घर की भाषा या होम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अब इस पे कैसे कैसे किसका प्रभाव पड़ता है, अगर इसको अगर आप देखना चाहो तो छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार में लें तो भले ही वो एक ही समाज में रहने वाले हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार हो, लेकिन हिंदू परिवार की भाषा में संस्कृत का असर और मुस्लिम परिवार की भाषा में अरबी का असर अपने आप दिखाई देने लगेगा। उनके शब्दों में उस तरह की बातों का प्रयोग दिखने लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, घर की भाषा क्या होती है, होम लैंग्वेज क्या होता है। होम लैंग्वेज या घर की भाषा वो भाषा होती है जिसे घर में बोली जाती है, जिसे घर में बोली जाती है, और उस भाषा पे किसका प्रभाव रहता है, उस भाषा पे जो स्थानीय बोली है उसका प्रभाव रहता है, उस भाषा पे कल्चर का प्रभाव रहता है, हमारी संस्कृति का प्रभाव रहता है, उस स्थान का प्रभाव रहता है जिस स्थानीय भाषा बोलते हैं। अगर हम राजस्थान में बोल रहे हैं तो उस पर राजस्थानी राजस्थान की लोकल भाषाओं का प्रयोग का होगा। यूपी में अगर वो रह रहे हैं तो यूपी की लोकल भाषाओं का उस पर असर होगा। अगर हम गुजरात में है तो गुजरात की लोकल भाषा का असर होगा। अगर हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की लोकल भाषा का असर होगा। यानी स्थान से भी उसकी जो घर की भाषा है उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे मैंने बताया कि जो धर्म होता है हमारा, उस धर्म का भी हमारी घर की भाषा पे असर होता है। घर की भाषा पे धार्मिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हमारी भाषा में संस्कृत की झलक दिखाई पड़ेगी, या खड़ी बोली हिंदी की झलक दिखाई पड़ेगी। अगर हम मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो हमारी भाषा में अरेबिक लैंग्वेज या फिर उर्दू की झलक दिखाई पड़ेगी। या तो हम अरबी की भाषाओं का उस पर झलक आ जाएगा, या उस पर उर्दू भाषा का झलक आ जाता है। ये कहते हैं घर की भाषा। अब बात करते हैं कि स्कूल लैंग्वेज कौन सी होती है। स्कूल में बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब, अगर वो हिंदी मीडियम स्कूल है तो वहाँ हिंदी खड़ी बोली जो सर्वमान्य है, जो परिनिष्ठित है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम
यूएस वाली इंग्लिश यानी ब्रिटिश इंग्लिश को हम बोलने का प्रयास करते हैं, उसी में सारा काम करते हैं। और स्कूल की भाषा पे एक चीज और होती है, क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो अपनी भाषा में पढ़ाता है, तो जो स्कूल की जो लैंग्वेज होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। अगर टीचर किस समाज से, किस सोसाइटी से, किस धर्म से, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस क्षेत्र में रहने वाला है, उसकी अपनी भाषा की झलक भी स्कूल की भाषा में दिखाई। यानी स्कूल की भाषा कैसी होती है? स्कूल की भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, लेकिन उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर भी वो टीचर सेंटर्ड लैंग्वेज होती है। इसलिए टीचर के धर्म, टीचर के समुदाय, टीचर की संस्कृति, टीचर के समाज और टीचर के रहने के स्थान का प्रभाव स्कूल की भाषा में दिखाई पड़ता है। तो समझ में आ गया? गृह भाषा या घर की भाषा और स्कूल की भाषा में क्या अंतर है? स्कूल की भाषा टीचर सेंटर्ड होती है, जबकि घर की भाषा पेरेंट सेंटर्ड होती है। ठीक है? अभिभावक का जैसा समाज, जैसा धर्म, जैसा जाति, जैसी व्यवस्था होती है, वैसी ही बच्चों की भाषा हो। ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है बेटा कि ये अंतर कैसे आता है? जैसे मान एक स्कूल में क्या हुआ, 10 समाज के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहे हैं, गांव के लोग भी पढ़ रहे हैं, शहर के लोग भी पढ़ रहे हैं, है ना? हर जाति, हर धर्म, हर कल्चर के लोग स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल में होता क्या है, स्कूल में एक तरह से ढेर सारी भाषाओं का संगम हो जाता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा यूपी का पढ़ने वाला हो, कोई बिहार का पढ़ने वाला हो, कोई गुजरात का पढ़ने वाला हो, कोई राजस्थान का पढ़ने वाला हो, कोई एकदम गांव से आया हो, कोई शहर का हो, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हो, कोई सरकारी स्कूल से आया हो, तो आप क्या देखोगे, सबकी भाषाओं का टोन अलग अलग होगा। ऐसे ढेर सारे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक एग्जाम्पल है नमस्ते का। तो आप देखो, कोई हेलो कह के नमस्ते करता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई किया ओरा कहता है, कोई जम्बो कहता है, कोई सलाम कहता है। ढेर सारी भाषाओं का वो प्रयोग करता है। आपकी स्क्रीन पे सारी भाषाएं दिखाई है ना? तो उससे होता क्या है, उससे स्कूल में एक अलग सा प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा के कारण विद्यार्थी आपस में बंट जाते हैं, विद्यार्थियों में हीन भावना भी आने लगती है, विद्यार्थियों को भाषा की समझ भी कम होती है, क्योंकि हम जिस भाषा को अच्छे से जानते हैं हम उसी भाषा में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और जिन शब्दों को हमने कभी सुना ही नहीं है, अगर उन शब्दों का प्रयोग शिक्षक द्वारा हो, उन शब्दों का प्रयोग अगर विद्यार्थी आपस में करे, तो एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझ में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? So what should be done by a teacher to tackle such a situation? शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि जब एक क्लासरूम की अगर संकल्पना हम करें, तो उस क्लासरूम में क्या होगा, उस क्लासरूम में हर तबके, हर समाज, हर बोली, हर भाषा के विद्यार्थी रहते हैं, और टीचर भी अपनी ही भाषा में पढ़ाता है, अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करता है। तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर हम आगे की क्लास में खोजने का प्रयास करें। तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पहला क्या करना चाहिए टीचर को? यूजिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, यानी शिक्षक को ऐसे शिक्षा शास्त्र या ऐसे नियम का प्रयोग करना चाहिए जो वहाँ के कल्चर से रिस्पॉन्स करता, यानी जो वहाँ की लोकल संस्कृति है। जैसे अगर आप मान लो राजस्थान के विद्यार्थी हो, आपको नौकरी अगर आपको गुजरात में मिल गई, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे अधिकतर गुजराती बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाषा को स्थान अपनी शिक्षा शास्त्र या टीचिंग टेक्निक में देनी पड़ेगी। तो शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? शिक्षक को
उसकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग बोलियों के को स्वीकार करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई। अगर हम किसी को डिनाई कर देते, किसी की भाषा को स्वीकार नहीं करते, तो क्या होगा, वो बालक हीन भावना का अपने अंदर लाएगा, अपने अंदर हीन भावना लाएगा, और हमारे शब्दों को वो समझ भी नहीं पाएगा। इसे टीचर को क्या चाहिए, टीचर को चाहिए ये कि जो उसकी पढ़ाई की तकनीकी है, जो उसका शिक्षा शास्त्र है, वो शिक्षा शास्त्र कैसा हो, वो कल्चरल ओरिएंटेड हो, वो संस्कृति आधारित शिक्षा शास्त्र हो। उसकी क्लास में जिस जिस संस्कृति, जिस जिस धर्म के बच्चे बैठे हों, उनके हिसाब से ही वो भाषा का प्रयोग करें। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम धार्मिक आधार पर लें, तो शिक्षक की अपनी एक भाषा, अपना एक धर्म हो, या तो वो हिंदू होगा, या तो मुस्लिम होगा, या तो सिख होगा, या तो ईसाई होगा, या जैन होगा, फारसी होगा, या बुद्धिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब वो क्लास में आएगा, तो उसके सबकी धार्मिक भावनाओं पर का आदर करते हुए उसे किसी धर्म विशेष के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। वे कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, जिससे किसी की धार्मिक भावना, किसी की सांस्कृतिक भावना आहत न हो, और सबको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला टीचर काम क्या करेगा, कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी यूज करेगा, यानी संस्कृति आधारित शिक्षण शास्त्र का वो प्रयोग करेगा, तब ये होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में बैलेंस ला पाएगा, ठीक है। अब वो दूसरा काम क्या करेगा, गेटिंग बेसिक वर्ड्स ऑफ ए क्या करेगा, गेटिंग बेसिक वर्ड्स ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट यूज्ड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके जो छात्र विभिन्न बोलियों को बोलते हैं, उन बोलियों के शब्दों को उसे ग्रहण करना होगा, क्योंकि अगर हमें सबकी भाषा का सम्मान करना है, तो शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि उसके जो भी छात्र हैं, उन छात्रों की जो भी संस्कृति है, उन छात्रों की अपनी जो भी बोलियां हैं, ये जो भी भाषा घर पे बोलते हैं, उनमें जो वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स का वो सीखे और अपने शिक्षण में उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम स्टिक की बात करें, तो स्टिक भी कह सकते हैं, उसको डंडा भी कह सकते हैं, उसको छड़ी भी कह सकते हैं, उसको डंडो भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी डायलेक्ट, जो उनकी बोलियां हैं, उन बोलियों में जो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उन भाषाओं को हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा। अपने लेक्चर में, अपने पढ़ाई की विधि में उन शब्दों का भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा, जिससे छात्र आसानी से चीजों को समझ सके, ठीक है। अब तीसरा इसमें पार्ट आता है, विजिटिंग द होम ऑफ द स्टूडेंट्स। शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को समय निकाल के विद्यार्थियों के घरों में भी जाना चाहिए। जब विद्यार्थियों के घर में टीचर जाएगा, तो क्या होगा, उससे टीचर विद्यार्थियों की संस्कृति, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को वो जान पाएगा, और उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि उसकी भाषा में इन सब चीजों को सम्मिलित कर देगा, जिससे उसकी भाषा विद्यार्थियों को और अधिक समझ में आने लगेगी, विद्यार्थी उससे और ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। तो तीसरा इलाज क्या है, तीसरा काम टीचर क्या करना चाहिए सॉरी, कभी कभी समय निकाल के विद्यार्थी के घर भी जाना चाहिए, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए, उसके आसपास के पड़ोस को देखना चाहिए, उसी घर की बोलियों को सुनना और समझना चाहिए, जिससे उनका इस्तेमाल वो अपनी भाषा में कर सके। चौथा, रीडिंग बुक ऑन लोकल आइडम्स, ठीक है। उसे और क्या करना चाहिए, उसे स्थानीय मुहावरों की किताबें पढ़नी चाहिए। तो जो मुहावरे हैं, या जो फ्रेजेस हैं, जो पैवाची वर्ड शब्द होते हैं, या जो इस तरह के शब्द होते हैं, जो अलंकार होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सफिक्स परफिक्स होते हैं,
ये क्या करते हैं, ये आपके शब्दों को, आपकी भाषा को और आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। तो पढ़ाते समय हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाते समय जो लोकल मुहावरे हैं, जो स्थानीय मुहावरे हैं, उन मुहावरों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा, उन मुहावरों से बच्चे पूर्व परिचित होते हैं, तो आपकी भाषा अधिक इंटरेस्टिंग, अधिक डायनामिक और अधिक लाइव हो जाएगी ना। बच्चों को और अच्छा लगेगा कि टीचर तो एकदम हमारी भाषा में हमको पढ़ा रहा है, हमारी भाषा में बोल रहा है। उससे क्या होगा, टीचर की बात को बच्चे ज्यादा देर तक सुन पाएंगे, ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे और अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे। तो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसी किताबों को खोजना पड़ेगा जिसमें वहाँ के लोकल मुहावरे, लोकल शब्द, लोकल पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें उनको उसको मिल जाए, इसको पढ़ ले, लिख ले, जिससे उसकी भाषा का ज्ञान स्थानीय स्तर पर बढ़ जाएगा, जिससे उसकी भाषा उन बच्चों के लिए और आकर्षक हो जाएगी जिन बच्चों को वो पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो चौथा काम क्या करना पड़ेगा टीचर को, रीडिंग बुक ऑन लोकल आर्टिकल्स। ठीक है, यानी टीचर को स्थानीय मुहावरों की किताबों को पढ़ना। उन किताबों को जब वो पढ़ेगा तो वो स्थानीय शब्दों को सीख जाएगा, स्थानीय भाषा को सीख जाएगा, तो उसकी जो भाषा होगी वो और भी आकर्षक होगी, बच्चों को और पसंद आएगी और बच्चे उसकी बातों को कभी भूलेंगे नहीं और आसानी से लर्निंग करेंगे, है ना। पांचवी चीज क्या, पांचवी है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग। जो छात्र हैं, जो विभिन्न तबकों के आए हुए छात्र हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, बोलने का मौका देने से क्या होगा, जब बोलने का मौका विद्यार्थियों को मिलेगा तो विद्यार्थी और टीचर दोनों सहजता से एक दूसरे के शब्दों को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के शब्दों को सीख जाएंगे, एक दूसरे के विचारों को समझ जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे उनकी भाषा का विकास हो जाएगा, आपस में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण की क्षमता बढ़ जाएगी और एक दूसरे को अच्छे से वो समझने लगेंगे। तो क्या करना पड़ेगा टीचर को, टीचर को बिना पक्षपात किए हर तबके, हर संस्कृति के बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। जब बोलने का मौका देंगे तो क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति जब स्पीक करता है, जब कोई व्यक्ति भाषण देता है, कुछ बोलता है या वो स्पीच देता है, तो क्या करता है, वो अपने शब्दों को आपके सामने प्रकट करने का काम। जब दूसरे के शब्दों को सुनेंगे या अपने शब्द जब दूसरे को सुनाएंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के शब्दों या एक दूसरे के विचारों या एक दूसरे की संस्कृतियों, एक दूसरे के धर्मों को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या प्रॉफिट होता है, उससे प्रॉफिट ये होगा कि हम एक दूसरे के और नजदीक आ जाए। ठीक है, पांचवा जो काम करना पड़ेगा हमें, नो इंसल्टिंग ऑन डायलैक्ट्स। किसी की बोली और भाषा का मजाक नहीं उड़ाना है, हमें इंसल्ट नहीं करना, हमें किसी की बोली की बेइज्जती नहीं करनी। हम ये नहीं कहना कि तुम कैसे बोलते हो, तुम तो बड़े गंवार हो, तुम तो बड़े देहाती हो, तुम पिछड़े हुए हो, तुम ये भाषा कहाँ सीख के आ गए, तुम तो जंगल से पकड़ के आ गए हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चों की भाषा को सुन के हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी की अगर बोलचाल, किसी के उच्चारण, किसी के शब्दों, किसी के प्रयोगों का उपहास करेंगे तो क्या होगा, वो विद्यार्थी धीरे धीरे अपने को इंफीरियर फील करने लगेगा। ठीक है, जब वो इंफीरियर फील करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सीखना बंद कर देगा और आपकी कक्षा से वो गायब हो जाएगा या क्लासेस बंक करना शुरू करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबकी बोलियों का, सबकी भावनाओं का, सबके शब्दों का सम्मान करना है। हमें किसी की बोली पे की इंसल्ट नहीं करनी, किसी की बोली की बेइज्जती हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो पांचवा काम एज टीचर आपको करना पड़ेगा कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, कभी किसी विद्यार्थी की भाषा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सबकी बोली, सबकी भाषा को सहजता से स्वीकार करना है और उसे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसका धीरे धीरे ज्ञान देना
हमें क्या करना पड़ेगा? नो इंसल्टिंग ऑन डायलेक्ट. द टीचर शुड नेवर ridicule any student on the basis of his uses of words or punctuations. ठीक है ना? तो ये सारी बातें हम लोगों ने भाषा को लेके की. हम लोगों ने देखा कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा क्या होती है. घर की भाषा में क्या क्या चीजें निहित होती हैं. हमने देखा कि घर की भाषा कैसी होती है. पेरेंट सेंटर्ड होती है, कल्चरल सेंटर्ड होती है, रीजनल सेंटर्ड होती है, ठीक है, रिलीजन सेंटर्ड होती है. यानी कहने का मतलब क्या है, घर की भाषा पे या बोलियों पे किन किन चीजों का प्रभाव होता है. वैसे हमने देखा विद्यालय की भाषा क्या होती है और वो उन भाषा पे किसका प्रभाव रहता है. फिर हमने देखा कि इस विविधता में एकता कैसे लाएं. इन तरह तरह की बोलियों वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए. फिर हमने ढेर सारे पॉइंट्स देखे और हम लोगों ने डिस्कस किया कि टीचर को क्या करना चाहिए. अगर बेटा कहीं पे कोई डाउट हो, कोई लाइन क्लियर ना हुई हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिए. कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस. नहीं सर, क्लियर है. क्लियर है सब कुछ. चलो अच्छा है. यस सर.